हेलो, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल MCQ अड्डा पर स्वागत है। ये नया YouTube चैनल MCQ अड्डा यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस का ये अड्डा है। इसमें इतिहास, भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फिनांस और भी जितने करंट अफेयर्स जितने तरह पे है वो जो कि कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी है, जरूरी है, उन्हीं सब विषयों पर MCQ आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा है। उम्मीद है आपको ये YouTube चैनल आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। तो आइए आज शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, 25 टफ और ट्रिकी MCQ, भाग 1। वैदिक साहित्य में पुरुष मेध शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? राष्ट्र प्राप्त करने के लिए किया गया मानव बलिदान या सामाजिक वर्गों का प्रतीकात्मक अर्पण, क्षत्रियों का अंतिम संस्कार अनुष्ठान, आर्यों की विजय हेतु किया गया यज्ञ। ये जो चलेगी ये लेक्चर चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, आप जिसको भी देख सकते हैं। और तो इसका आंसर है ये बी। असल में पुरुष मेध क्या है? एक प्रतीकात्मक बलिदान था, वास्तविक नहीं। इसमें समाज के सभी वर्गों को कॉस्मिक ऑर्डर, सृष्टि के नियम को समर्पित करने का भाव दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य समाज की संरचना और दायित्वों को समझाना था, न कि किसी वास्तविक मानव की बलि देना था। ये सामाजिक वर्गों का प्रतीकात्मक अर्पण था। पुरुष मेध शब्द का अर्थ यही है। निम्नलिखित में कौन सी ऋग्वैदिक नदी को सबसे शक्तिशाली कहा गया है? सरस्वती, ऑप्शन है सरस्वती, गंगा, सिंधु, यमुना। सही आंसर है सी यानी सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु यानी इंडस नदी को सर्वाधिक शक्तिशाली नदी कहा गया है। हमारे ऋग्वेद में सिंधु शब्द का यूज किया गया है, आया है। हालांकि सरस्वती को सबसे पवित्र पावन नदी के रूप में माना गया, परंतु सिंधु को उसकी विस्तार, प्रवाह और बलशाली स्वरूप के कारण सबसे शक्तिशाली कहा गया है। निम्नलिखित में किसने सबसे प्राचीन धर्मसूत्र की रचना की थी? आपस्तम्ब, गौतम, बोधायन, मनु। किसने की थी? ये गौतम ने की थी। गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। इसकी रचना लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। यह ग्रंथ सामाजिक आचरण, कर्तव्यों और धार्मिक नियमों से संबंधित है। बाद में धर्मशास्त्रों की आधारशिला रखता है। नेक्स्ट चौथा है ये, अश्वमेध यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करना, दूसरा अन्य शासकों पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, वंश की निरंतरता सुनिश्चित करना। सही आंसर है बी, अन्य शासकों पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करना। इसकी व्याख्या है, अश्वमेध यज्ञ एक राजनीतिक यज्ञ था जो राजा की क्षेत्रीय प्रभुता का प्रतीक था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपने साम्राज्य की शक्ति और स्वतंत्रता का प्रदर्शन करता था, यह दर्शाते हुए कि उस पर अन्य कोई शासक अधिकार नहीं रखता है। पांचवा MCQ है, नारदीय सूक्त जो सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद, या यज्ञवेद, या सामवेद में। सही आंसर है ये ऋग्वेद में मिलता है। नारदीय सूक्त ऋग्वेद 10.129 एक दार्शनिक स्रोत है जो सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करता है। यह सूक्त प्रश्न उठाता है कि ब्रह्मांड कैसे और क्यों उत्पन्न हुआ। यहाँ तक सृष्टिकर्ता को भी शायद इसका पूर्ण ज्ञान नहीं। यह वैदिक युग की उच्च दार्शनिक चिंतनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, द टर्म गृहपति का बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिफर। बौद्ध ग्रंथों में गृहपति शब्द का अर्थ क्या है? गृहस्थ या परिवार का मुखिया, भूमिहीन कृषक, या ब्राह्मण विद्वान या बौद्ध भिक्षु। सही आंसर है गृहस्थ या परिवार के मुखिया ए। गृहपति का अर्थ होता है गृहस्थ या परिवार मुखिया, जो सामान्यतः धनी व्यक्ति होता था।
बौद्ध साहित्य में ऐसे गृहस्थदाताओं का उल्लेख मिलता है जो संघ बौद्ध मठों के संरक्षक थे। निम्नलिखित में किस वंश ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के जारी किए थे? मौर्य या इंडो ग्रीक, यमन ने, गुप्त ने या कुषाण ने? आंसर है बी। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक, विशेषता मेनांडर इंटियालिक दास ने जारी की थी। इन सिक्कों ने भारतीय मुद्रा परंपरा की नींव रखी। कुषाणों और गुप्तों ने बाद में इनके स्वर्ण सिक्कों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रारंभिक नवाचार इंडो ग्रीक से ही शुरू हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में उल्लिखित चातुर्वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? व्यवसाय पर थी या जन्म पर थी, संपत्ति पर थी या शिक्षा पर थी? ये चतुर्वर्ण जो थी ये व्यवसाय पर स्थित थी, जन्म पर नहीं थी, कर्म पर थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति की कार्य योग्यता के आधार पर निर्धारित होती थी, जन्म के आधार पर नहीं। बाद के वैदिक काल में यह प्रणाली वंशानुगत और कठोर हो गई, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ा। प्राचीन भारत में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? सही आंसर है चंद्रगुप्त। मेगानिस्ट के वर्णन के अनुसार चंद्रगुप्त ने एक स्थायी या वेतनभोगी सेना की स्थापना की थी। यह न केवल भारत में बल्कि विश्व इतिहास में भी सबसे प्रारंभिक संगठित सेनाओं में से एक थी। मौर्य शासन में यह सेना साम्राज्य की रक्षा प्रशासन दोनों में सहायक थी। बौद्ध धर्म का महायान, सिख और हीनयान शाखाओं में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? पहली में या दूसरी या तीसरी, चौथी? सही जवाब है चौथी, डी। चौथी बौद्ध संगति लगभग 100 ईस्वी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित की गई थी। इस संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन दो प्रमुख शाखाओं में हुआ। महायान, जिसे ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, जिसमें बोधिसत्व आदर्श मूर्ति पूजा का उदय हुआ। दूसरा लेसर व्हीकल, जो मूल उपदेशों व व्यक्तिगत मुक्ति निर्वाण पर केंद्रित था। अशोक के शिलालेखों की प्रमुख भाषा कौन थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या मगधी? सही आंसर है प्राकृत। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, विशेष रूप से मगधी उपभाषा में। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे अफगानिस्तान में कुछ शिलालेख यूनानी और आरामिक भाषाओं में भी मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का साम्राज्य बहुभाषी था और उसने अपने संदेश को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार गेट बाथ संभवतः किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठान के लिए, तैराकी और मनोरंजन के लिए, स्वच्छता सैनिटेशन के लिए या जल भंडारण के लिए? सही आंसर है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक, अनुष्ठानिक संरचना थी जहां शुद्धिकरण या पवित्र स्नान किए जाने की संभावना है। इसका निर्माण जल रोधक ईंटों और नलियों से हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसका उद्देश्य सामान्य स्नान या जल भंडारण नहीं बल्कि धार्मिक शुद्धि संस्कारों से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल पर वैदिक अनुष्ठानों से मिलते जुलते अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा या कालीबंगन, लोथल या ढोलवीरा? ये कालीबंगन में मिलते हैं। कालीबंगन राजस्थान में है। से अग्निकुंडों, फायर अल्टर्स और हलों से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। यह खोजें दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक दैविक संस्कृति के बीच कुछ सांस्कृतिक समानताएं थी, विशेष रूप से यह अग्नि पूजा के परंपरा में। निम्नलिखित में कौन नंद वंश का संस्थापक था? महापद्म, धनानंद, उग्रसेन, शिशुनाग? सही आंसर है महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। उसे अक्सर क्षत्रियों का संहारक कहा गया है, क्योंकि उसने अनेक क्षत्रिय राजवंशों को पराजित कर नंद साम्राज्य की नींव रखी। उसने शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में सत्ता स्थापित की, जिससे मौर्य काल के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ।
निम्नलिखित बौद्ध धर्म में उपासक शब्द का क्या मतलब है, क्या अर्थ है ये? पहला, एक गृहस्थ अनुयायी या नव दीक्षित भिक्षु या पूर्णतः दीक्षित भिक्षु या प्रचारक। सही आंसर है एक गृहस्थ अनुयायी। उपासक का अर्थ होता है गृहस्थ अनुयायी, ले फॉलोअर, वह व्यक्ति जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करता है परंतु जिसने गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं किया होता है। स्त्री अनुयायी को उपासिका कहा जाता है। ये लोग संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समर्थन करते थे तथा दान, सेवा, आचरण से धर्म का प्रचार करते थे। निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध का समकालीन नहीं था, उस समय का नहीं था? बिंबिसार, महावीर, अजातशत्रु या अशोक? अशोक नहीं था, यह सही आंसर है। अशोक गौतम बुद्ध के लगभग 2 शताब्दी और 200 वर्ष बाद हुआ था, जबकि बिंबिसार, अजातशत्रु और महावीर ये सभी बुद्ध के समकालीन थे। अशोक का काल मौर्य वंश 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था, जबकि बुद्ध का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ये गंधार में था, मगध में था, कलिंग था, अवंती था? ये गंधार में था, जो कि आज कंधार कहलाता है, ये अफगानिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को जो आधुनिक रावलपिंडी पाकिस्तान के निकट स्थित था, गांधार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध शैक्षणिक यह सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला, दर्शन, वेद शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। सॉरी, हम शुरू में अफगानिस्तान बोल दिए, सॉरी इसके लिए। ये आधुनिक रावलपिंडी पाकिस्तान के निकट स्थित था। गंधार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध शैक्षणिक या सांस्कृतिक केंद्र था। यह चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला, दर्शन, वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य और पाणिनि जैसे महान विद्वान इसी विश्वविद्यालय से जुड़े थे। यह गांधार है, ये जो कि प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी पाकिस्तान के निकट एक गांधार क्षेत्र था, वही था। ये अफगानिस्तान का जो महाभारत कालीन है वो अलग था। किस मौर्य शासक ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था? बिंदुसार, दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य या संप्रति? सही आंसर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म स्वीकार किया था। उन्होंने भद्रबाहु नामक जैन मुनि के मार्गदर्शन में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में सरलेखना उपवास द्वारा देह त्याग की घटना मौर्य शासन की धार्मिक असहिष्णुता और विविधता को दर्शाती है। सबसे प्राचीन तमिल साहित्य किस नाम से जाना जाता है? संगम, के करल साहित्य, भक्ति साहित्य या चोल साहित्य? सही आंसर है संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा का सबसे प्राचीन साहित्यिक संग्रह है, जिसकी रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के बीच 3 संगम सभाओं में की गई थी। यह साहित्य प्रेम, युद्ध, वीरता, नीति या सामाजिक जीवन जैसे विषयों पर आधारित है और प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था की झलक प्रदान करता है। ये काफी मशहूर रहा है संगम साहित्य। हाथी गुफा अभिलेख से किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? खरबेल, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या रुद्रदमन? सही आंसर है खरबेल। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी गुफाओं में स्थित है। यह कलिंग के राजा खरबेल के जीवन, सैन्य अभियानों और प्रशासनिक कार्यों का विस्तृत विवरण कर देता है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें जैन धर्म के प्रति राजा की निष्ठा का भी उल्लेख मिलता है। बिंबिसार के शासन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? राजगिरा, पाटलिपुत्र, चंपा या वैशाली? सही आंसर है राजगिरा। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक की राजधानी राजगिरा की थी। यह शहर मगध की प्रारंभिक राजधानी था। यह रणनीतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बाद में पाटलिग्राम आधुनिक पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो चल कर मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी बने। लोथल का प्राचीन बंदरगाह वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु? सही आंसर है गुजरात में है ये। लोथल वर्तमान गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ एक विशाल गोदी डॉकयार्ड का निर्माण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी समुद्री व्यापार में दक्ष थे।
लोथल से मेसोपोटामिया, इराक जैसे विदेशी देशों से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं जो उस समय की उन्नत शहरी और आर्थिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा किस काल में प्रमुख रूप से विकसित हुई? वैदिक काल, महाकाव्य काल, गुप्त काल या मौर्य काल? सही आंसर है ये गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान त्रिमूर्ति सिद्धांत, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश यानी शिव संहारकर्ता का विचार प्रमुख हुआ। इस युग में ब्राह्मणवादी धर्म का पुनरुत्थान हुआ। हिंदू त्रिदेव का यह स्वरूप धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया। यह काल हिंदू धर्म के एकीकृत धार्मिक विचारधारा के विकास का भी प्रतीक है। रुद्रदमन प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, हथी गुफा अभिलेख या मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख? सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन प्रथम की प्रशंसा में लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। इसमें रुद्रदमन के राजनीतिक उपलब्धियों, साम्राज्य विस्तार और सुदर्शन झील की मरम्मत का भी उल्लेख है। यह अभिलेख सातवाहन, शक, क्षत्रप कालीन इतिहास का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा गुप्त शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के लिए प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह अपने राजनीतिक विस्तार, सांस्कृतिक उत्कर्ष और कला संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपने सर्वोच्च समृद्धि और वैभव प्राप्त किया। उसे स्वर्ण युग का निर्माता भी कहा जाता है। उसके दरबार में नवरत्न जैसे विद्वान, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। तो आज ये लेक्चर वीडियो यहीं तक है। जैसे ही हमारा ये था पहला 25 MCQ मिलेंगे प्राचीन भारत, इसी तरह से अन्य विषयों में भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और भी करंट अफेयर सभी में मिलेंगे आपको। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और ये सब काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए लाभदायक साबित होंगे। इसे बढ़िया से आप तैयारी करें, नोट करें और हमारे YouTube चैनल MCQ अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा अपलोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। गुड बाय।